हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इन्वायरमेंट प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि हमें उस समूह को चुनना है जिसमें क्या खाना पकाने का तरीका बताया गया है कि खाना को कैसे पकाते हैं। ऑप्शन ए, उबाल कर, गूँथ कर या भून कर। ऑप्शन ए कह रहा है कि पहले उबालते हैं, गूँथते हैं, तब भूनते हैं। या ऑप्शन बी, पहले सेकते हैं, फिर उबालते हैं और फिर बेलकर बनाते हैं। ऑप्शन सी, तलकर, भिगोकर या भूनकर। ऑप्शन डी, सेककर, तलकर और भूनकर। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा कि हम खाने को कैसे पकाते हैं? तो खाने को ऑप्शन डी सही है कि सेककर, तलकर और भूनकर पकाते हैं खाने को। क्रम क्या होता है? क्रम, ये क्रम से ही है। ये क्रम याद करना ज़रूरी है कि पहले सेककर, फिर तलकर और भूनकर। प्रश्न संख्या 2, कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। यह दो धातु हैं, यानी कि कांसा जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है। किन दो धातुओं को मिलाने से कांसा बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है? तो ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। ऑप्शन 2, तांबा और टिन। ऑप्शन सी, तांबा और लोहा। ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम और लोहा। तो अगर एल्यूमिनियम और टिन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम और टिन को मिलाएंगे हम तो फ्लोरेटीन ब्रॉन्ज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये फ्लोरेटीन ब्रॉन्ज बन जाएगा। ये बन जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस टिन करेंगे तो ये ब्रॉन्ज बन जाएगा। वो भी कौन सा ब्रॉन्ज बनेगा? तो यह एक फ्लोरेटीन ब्रॉन्ज बन जाएगा। लेकिन बात यहाँ प्रश्न में क्या की जा रही है? कांसे की, कि कांसा किस दो धातुओं को मिलाने से बनता है। तो अगर तांबा और टिन को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। तांबा और टिन को मिलाने से क्या बनता है? कांसा बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। अच्छा, एक और प्रश्न आता है, परीक्षाओं में बहुत बार इसको पूछा गया कि टिन और जिंक मिलाकर के क्या बनता है? टिन प्लस जिंक, ठीक है। टिन और जिंक से क्या बनता है? तो इससे बनता है गन मेटल। क्या बनता है? तो गन मेटल बनता है, टिन और जिंक मिला करके। आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है, यानी कि एक पेड़ है जिसका नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक है, जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। यानी कि उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं। किस पेड़ की? रेगिस्तानी ओक की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग, यानी कि पेड़ जो है ये पेड़ की ऊंचाई के लगभग कितनी गुनी है? तो 30 गुनी होती हैं इसकी जड़ें। जितनी पेड़ जितना ऊंचा होगा उसकी 30 गुनी इसकी जड़ें होंगी। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ राजस्थान में पाया जाता है, या अबू धाबी में पाया जाता है, या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या रूस में। कहाँ पाया जाता है यह पेड़? राजस्थानी ओक नाम का पेड़, जो कि इतना जितनी उसकी लंबाई होती है, इस पेड़ की जितनी लंबाई होती है उतनी ही क्या होती है? जड़ें जो है उस क्या होती हैं? तो उतनी ही जड़ें इसकी गहराई तक, नीचे तक पहुंची रहती हैं, ऊंचाई से 30 गुनी। कितनी? 30 गुनी ऊंचाई से। तो यह पेड़ कहाँ पे पाया जाएगा? किस देश में पाया जाएगा? तो यह पेड़ जो है कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी कौन सी होती है? मतलब जो है कि बिहार राज्य में
मधुमक्खी पालन किया जाता है, बड़े तौर पे किया जाता है, एक व्यवसाय है ये मधुमक्खी पालना। तो कह रहा है किस महीने में शुरू किया जाता है, कौन सा महीना जो होता है सबसे अच्छा होता है मधुमक्खी पालन के लिए। तो ए जनवरी मार्च, बी अप्रैल से जून, सी जुलाई से सितंबर, या डी अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा महीना जो है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा होता है? तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा कौन सा महीना होता है? ऑप्शन डी अक्टूबर से दिसंबर। ये महीना क्यों होता है अक्टूबर से दिसंबर? क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर में क्या होती है, ठंड होती है, और ये ठंड का मौसम मधुमक्खी पालन के लिए क्या होता है, सबसे बढ़िया मौसम होता है। ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 5 कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यानी कि खेजड़ी एक वृक्ष पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है यह वृक्ष? तो यह राजस्थान में पाया जाता है वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। अब इसके बारे में कह रहा है कि सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए कह रहा है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है यह खेजड़ी वृक्ष। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जब क्या है कि यह रेगिस्तान में जब वृक्ष पाया जाएगा तो वहाँ जल बिल्कुल ही कम होता है, तो इसीलिए क्या होता है, ऑप्शन ए भी हमारा क्या है, सही है कि इसमें जो जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं। और कह रहा है डी कह रहा है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग इसे पतले पाइप से पीते हैं। प्रश्न में थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है कि वृक्ष खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही यहाँ पे नहीं रहेगा। क्या सही नहीं है? 3 तो सही हैं, लेकिन एक जो है हमारा वह गलत है। 3 सही होंगे कि वह रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, और यह छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में क्या खेलना पसंद करते हैं। लेकिन ऑप्शन डी है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग इसे पतले पाइप से पीते हैं। यह क्या है, पूर्णतः गलत है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हाथी के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक बाहर यानी कि अत्यधिक जो है भार होने के कारण, हाथी क्या है, अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। हाथियों का जब भार ज़्यादा होता है, कह रहा है कि हाथियों का भार होने के कारण क्या होते हैं, बहुत आराम पसंद होते हैं। ऑप्शन बी 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार समानता कितना होता है, सामान्यतः तो 2 क्विंटल होता है, 2 क्विंटल होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। ऑप्शन डी हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। क्या कौन सा सही है ऑप्शन? तो इसमें देखिए ऑप्शन बी सही है कि जो हाथी का बच्चा होता है 3 महीने का, उसका भार कितना होता है, लगभग जो है 2 क्विंटल उसका भार होता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का। प्रश्न संख्या 7 नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। जिस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है, मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। एक गांव के बारे में कुछ दशाएं बताई जा रही हैं कि क्या है, वह लड़का गांव से आया है और उसके गांव में क्या होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। वर्षा होती नहीं, अत्यधिक वर्षा होती है। इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट, 10 से 12 फुट का मतलब हो गया 3 से 3.5 मीटर। ठीक है, 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह किससे बनता है घर? तो मजबूत बांस के खंभों पर, यानी कि ऊंचाई पर एकदम खंभों पर बनाए जाते हैं। यह अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं और यह गांव होना चाहिए। यह गांव जो है किस राज्य में होना चाहिए? ये दशाएं क्या बता रही हैं कि यह गांव किस राज्य में पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं कि यह गांव जो है आंध्र प्रदेश में होगा, असम में होगा, तमिलनाडु में होगा या उत्तराखंड में होगा। यह गांव कहाँ पाया जाएगा? तो यह गांव जो है पूर्वोत्तर राज्य असम में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? असम। असम कहाँ पे है एक बार देख लेते हैं हम, छोटा सा मैप बना करके असम को देखते हैं। ये हमारा गुजरात वाला एरिया हो गया और ये राजस्थान का। और असम कहाँ पड़ता है? तो यहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है असम का भाग।
असम है, ये क्या है, असम है। और यहीं पर क्या होता है, इस गांव की जो विशेषताएं बताई गई हैं कि घर जो है किसके, बांस के खंभों पर बने होते हैं और जो 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं, और यहाँ पर क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। तो यह दशा किसके बारे में है, असम के बारे में। और ये पूर्वोत्तर के राज्य, यह सेम कंडीशन, यही दशाएं यहाँ असम ना दे करके अगर यहाँ मेघालय देता, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दे देता, नागालैंड दे देता, मणिपुर दे देता और मिजोरम देता, तो भी वह हमारा क्या होता है, सही आंसर होता है। क्योंकि पूर्वोत्तर के इन सभी राज्यों में क्या होता है, भारी वर्षा होती है और यहाँ पे मकान ऊंचे बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर, और ये मकान किसके बने होते हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, असम। ब्रेल लिपि मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है, यानी कि ब्रेल लिपि जो होती है मोटे कागज़ पर उभरे हुए क्या होते हैं, बिंदु बने होते हैं। और यह लिपि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, यह ब्रेल लिपि। पहली बात की, ब्रेल लिपि की खोज किसने करी थी, तो ब्रेल लिपि की खोज जो है लुई ब्रेल ने करी थी। किसने करी थी, लुई ब्रेल ने करी थी। किसके लिए, तो अंधे बालकों के लिए, अंधे बालकों के पढ़ने लिखने के लिए लुई ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि की खोज करी थी। अब कह रहा है इस पर जो है कितने बिंदु होते हैं, 4 बिंदु पर आधारित यह लिपि है, 6 बिंदुओं पर, या फिर 8 बिंदुओं पर, या 10 बिंदुओं पर। कितने बिंदु होते हैं इस लिपि में, तो इस लिपि में जो है 6 बिंदु होते हैं। और ये लकड़ी के जो है मोटे कागज़ पर क्या होते हैं, उभारे गए रहते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित पक्षियों में से काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन ए मैना, ऑप्शन बी उल्लू, ऑप्शन सी कौवा, या फिर कोयल। इसमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो मैना नहीं घुमा सकती है, घुमा सकती है लेकिन पीछे तक नहीं घुमा सकती है। कौवा भी थोड़ी हद तक घुमा सकता है लेकिन पीछे नहीं घुमा सकता है। और कोयल, कोयल की तो आवाज़ प्रसिद्ध है, आवाज़ इसकी कैसी होती है, मीठी होती है। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन हमारा बी सही है, उल्लू। उल्लू क्या है, जो अपनी गर्दन को क्या कर सकता है, पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपिकोवा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। यानी कि हम कुछ कंडीशंस दी गई, बताई गई हैं कि टैपिकोवा या फिर नारियल ये ऐसे पेड़ हैं जिनको लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे जो खाना बनता है, जो डिशेस बनती हैं वो क्या होती हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं। और ये जो है पेड़ और ये कार्य लोग किस राज्य में करते हैं, इन पेड़ों को किस राज्य के लोग अपने घर के आंगन में लगाते हैं। क्या वो आंध्र प्रदेश है, असम, या फिर गोवा या केरल। तो गोवा में क्या प्रसिद्ध है, गोवा में जो है सी फूड प्रसिद्ध है। यहाँ पे क्या है, सी फूड ज़्यादा प्रसिद्ध है गोवा में। आंध्र प्रदेश, असम, असम में तो अभी हमने असम के बारे में पढ़ा, पूर्वोत्तर का राज्य है ये असम। और यहाँ पे घर कैसे बने होते हैं, तो 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं और यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। लोकेशन याद रखिएगा जो हमने ऊपर मैप बताया है। और यह बात जो करी गई है कि टैपिकोवा और नारियल कहाँ पे लगाते हैं अपने आंगन में, तो केरल के लोग लगाते हैं यहाँ पर। और इनसे बना जो भोजन होता है केरल वासियों को क्या होता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। कि एक बार मैप में देखते हैं केरल को कि केरल कहाँ पे है। ये हमारा हो गया पूर्वोत्तर का राज्य और ये हो गया गुजरात और ये राजस्थान। और केरल कहाँ है, तो ये क्या है, ये गुजरात हो गया। गुजरात के बाद से ये क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद से क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। और ये कर्नाटक के बाद से कौन सा एरिया है, तो ये जो एरिया है केरल वाला एरिया है। और यहीं के लोग क्या करते हैं, टैपिकोवा और नारियल क्या करते हैं, अपने घरों में, अपने आंगन में लगाते हैं। तो ये हमारा केरल है। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। कोई डॉक्टर एक मरीज़ को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने के लिए सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। यानी कि एक डॉक्टर है, अपनी मरीज को कुछ दवाइयाँ लिखते हुए कहता है कि उस मरीज को गुड़ भी खाना है, आंवला खाना है और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खानी है। तो हर मरीज जो है किस रोग से पीड़ित होगा, बुखार से या मियादी बुखार, जिसे हम क्या कहते हैं, मियादी बुखार को टाइफाइड कहते हैं,
या मलेरिया से या एनीमिया से। तो कंडीशंस क्या क्या दी गई? गुड़ खाना है, आंवला खानी है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। तो ये किसके हाईली सोर्स हैं? इसमें जो है सबसे ज़्यादा गुड़ में क्या पाया जाता है? तो लौह तत्व पाया जाता है। आंवले में भी क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां भी जो हैं वो किसकी सबसे ज़्यादा रिच हाई सोर्स हैं? तो लौह तत्व की। तो वह व्यक्ति किससे पीड़ित है? वह व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है, उसमें खून की कमी हो गई है। एनीमिया होता किससे है? तो ये एनीमिया जो है विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया रोग होता है विटामिन बी 12। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यानी कि जो इंसान है इनसे भी 4 गुना अधिक दूरी देख सकते हैं कुछ पक्षी। अब देखते हैं वे पक्षी कौन से हैं। कौवा, चील या बुलबुल। ऑप्शन बी क्या है? कि बाज, कबूतर, तोता। ऑप्शन सी क्या है? चील, बाज और गिद्ध। कौन सा होगा ऑप्शन हमारा सही इसमें? तो ऑप्शन सी क्या है? सही है। ये तीनों जोड़े सही हैं कि चील भी दूर तक देख सकता है इंसानों से कितनी गुना तक? 4 गुना तक। बाज भी इंसानों से 4 गुना अधिक देख सकता है। और गिद्ध तो प्रसिद्ध ही है कि गिद्ध क्या करते हैं? इंसानों से 4 गुना यानी कि मीलों दूरी तक ये तीनों देख सकते हैं। चील, बाज और गिद्ध ये तीनों क्या कर सकते हैं? तो मीलों की दूरी, ठीक है, मीलों तक देख सकते हैं ये। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रम में स्थित हैं। यानी कि कह रहा है कि दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, पूछा किसके है? तो दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष। तो एक छोटा सा हम मैप बनाते हैं। ये गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और ये हमारा क्या है? दिल्ली वाला क्षेत्र है। ये क्या है? तो दिल्ली का क्षेत्र है। और यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है? हिमाचल प्रदेश पड़ता है। और किसके बारे में? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यहाँ पड़ता है, बीच में यहाँ मध्य प्रदेश पड़ता है। और पूछा है दिल्ली के सापेक्ष, यानी कि इस दिल्ली के सापेक्ष जो है हिमाचल की राजधानी शिमला कहाँ पड़ेगी? यानी कि इस दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ रहा है? तो इसको देखिए मैप में, देखिए ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट है, नॉर्थ और फिर साउथ। तो दिल्ली के सापेक्ष हिमाचल कहाँ पड़ रहा है? नॉर्थ में पड़ रहा है, यानी कि नॉर्थ उत्तर होगा। और मध्य प्रदेश कहाँ पड़ रहा है दिल्ली के सापेक्ष? नीचे, यानी कि साउथ की तरफ पड़ रहा है। तो हिमाचल की राजधानी शिमला कहाँ पड़ेगी? नॉर्थ के साइड में पड़ेगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कहाँ पड़ेगा? तो साउथ की तरफ, यानी कि उत्तर और दक्षिण क्या होगा? हमारा आंसर सही होगा। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। ईवीएस संप्रेषण अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि यहाँ पूछा है कि ईवीएस का फुल फॉर्म पूछा है। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एनवायरमेंटल स्किल है, एनवायरमेंटल साइंस होता है, या एनवायरमेंटल सोर्सेज, या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एनवायरमेंटल स्टडीज़। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या पूछा है? तो नहीं पूछा है। नहीं को ध्यान में रखना है कि क्या पूछा है? नहीं पूछा है, यानी कि 3 सही होंगे, कोई एक जो होगा वो सही नहीं होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं। कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना। ऑप्शन बी, शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। ऑप्शन सी, बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। तो इसमें क्या है? कौन सा सही नहीं होगा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही होगा कि शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन तो बनाएगा, लेकिन कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, यह ही क्या है? सही नहीं है। कक्ष को वहाँ पे सीखने के लिए जो अधिगम होगा, सीखना होगा, वो विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ा जाना चाहिए। और ऐसा कौन कहता है?
ऐसा जो है एनसीएफ 2005 कहता है कि कक्षा कक्ष को क्या करिए, बाहरी दुनिया से जोड़िए, जोड़कर बच्चों को पढ़ाइए। प्रश्न संख्या 16, आंचल अपनी कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना पर प्रश्न पूछती, यानी कि आंचल कोई लड़की है जो कक्षा 5 में पर्यावरण से संबंधित कुछ क्या करती है, गहन जांच पड़ताल और कल्पना आधारित प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य सुधार करना है। किस चीज़ में सुधार करना है, आंचल जो है किस में सुधार करना चाहती है, तो अवलोकन कौशल में। यानी कि अवलोकन का मतलब होता है क्या, देखना, प्रत्यक्ष देखना इंद्रियों के द्वारा, आँखों के द्वारा। तो किसका, अवलोकन कौशल का, संवेगात्मक कौशल का, या फिर चिंतन कौशल का, और बोलने संबंधी कौशल का। तो बोलने संबंधी कौशल किससे संबंधित होता है, अगर बोलने का विकार हो तो किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया है। लेकिन असंवेगात्मक कौशल का हो गया किसमें, स्नेह, प्रेम, घृणा वगैरह। तो क्या आंचल ये सब कर रही है, नहीं, गहन जांच पड़ताल और कल्पना आधारित प्रश्न है तो वो चिंतन कौशल का विकास करना चाहती है। प्रश्न संख्या 17, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी, यानी कि हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। यानी कि कक्षा 3 में एक प्रकरण है, एक पाठ है कि हमारे दोस्त पक्षी, और इसको पढ़ाते समय शिक्षिका हैं नलिनी, वो किस पद्धति का प्रयोग करती हैं, तो पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। ऑप्शन डी, अब आते हैं, वो तो कंडीशन था, अब आते हैं देखिए कि नलिनी किस प्रयोजन के लिए, नलिनी जो है किस प्रयोजन के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग करी है। जो ऊपर 3 उपागम बताई हैं नलिनी ने, वो किसके लिए प्रयोग करी है, किस प्रयोजन के लिए प्रयोग कर रही हैं, तो क्या अपनी पाठ योजना का पालन करवाना चाहती हैं। ऑप्शन बी, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती हैं, या दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को वो प्रभावित करना चाहती हैं। डी, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना चाहती हैं। तो नलिनी क्या करना चाहती हैं कि उनकी कक्षा में जो है कुछ बहुबुद्धि वाले बालक हैं और उन बालकों को, उन शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नलिनी क्या करती हैं, जो उपागम इन्होंने बताया है, ये 3 उपागम, ये इनका प्रयोजन करती हैं कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाती हैं, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करके उनका संक्षेप में वर्णन करती हैं, और शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाती हैं और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहती हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी, कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रश्न संख्या 18, खेल जो हम खेलते हैं इस प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। प्रश्न कह रहा है कि जो हम खेल खेलते हैं इस प्रकरण में शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता जो है, कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावित होगी, इसके लिए कौन सा अधिक प्रभावी शिक्षण युक्ति होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ऑप्शन बी, विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएंगे और उन्हें अलग अलग दिनों में हम क्या करेंगे, अलग अलग खेल खिलाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा के, जो पर्यावरण का कक्षा है उसमें रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। प्रश्न में क्या पूछा है, नहीं पूछा है, नेगेटिव पूछा है कि कौन सा जो है पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिए हैं, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना, जो पाठ में जो इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ दी गई हैं उसकी व्याख्या करना, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप को के चिन्ह अंकन करने वाले आरेख बनाना, या
जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। यहाँ पूछा क्या है प्रश्न में कि पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन करना है और उसके लिए कौन सा समुचित कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी देखते हैं कि यह जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। बिल्कुल भी ये आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा कि यहाँ पे जल प्रदूषण की हानियों के बारे में बताने का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्न संख्या 20, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल एक शिक्षिका हैं, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती हैं। और यह यानी कि शीतल जो है विद्यार्थियों की मदद करेगा। शीतल कह रही हैं कि यह किस प्रकार से जो है विद्यार्थियों की मदद करेगा। वह कक्षा 4 के विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाती हैं। क्यों ले जाती हैं? तो जीव जंतुओं पर आधारित पाठ पढ़ाती हैं और इसके लिए प्रत्यक्ष दर्शन के लिए यानी कि चिड़ियाघर में लेके जाती हैं कि बच्चे उन जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष देखेंगे। तो वो किस में मदद करेगा बच्चों की? जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास में, या फिर दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। ऑप्शन सी, कक्ष की अधिगम को वास्तविक जीवन में परिस्थितियों के साथ जोड़ना। ऑप्शन डी, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो शीतल जो है उनको अगर बच्चों को चिड़ियाघर में ले जा रही हैं तो किस लिए ले जा रही हैं कि यह विद्यार्थियों में मदद करेगा। क्या? कक्ष की अधिगम को वास्तविक बनाएगा। बच्चे जो है जानवरों को, पक्षियों को वास्तविक रूप से देख सकेंगे, प्रत्यक्ष रूप से, और क्या करेंगे, जीवन की परिस्थितियों के साथ खुद को जोड़ लेंगे। यानी कि यह कक्ष की अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ क्या कर देगा, जोड़ देगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आते हैं प्रश्न संख्या 21, शालिनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। यानी कि शालिनी जो है शिक्षिका हैं और वह कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पोषण पढ़ाना चाहती हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? तो पोषण पढ़ाना चाहती हैं। और वह आगे देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए, उन्हें श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। यानी कि पोषण पढ़ाने के लिए इस पोषण चैप्टर से परिचित करवाने के लिए शिक्षार्थियों को, शालिनी को क्या करना चाहिए कि श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका आरेख बना देना चाहिए, उसका चित्र बना देना चाहिए। ऑप्शन बी, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन का उदाहरण दे देना चाहिए। तो क्या यह ऑप्शन सही लग रहा है कि विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण दे देना चाहिए, या विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का उपयोग कर देना चाहिए, कोई चार्ट दिखा देना चाहिए, उससे वो हेल्प करेगा। या फिर ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफ़िन बॉक्स खोलें और उसके जो तत्वों का अवलोकन करें, मतलब जो अपने लंच बॉक्स को खोलें और उसमें जो उन्होंने भोजन लाया है उसका अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, सही होगा कि बच्चे जो भी अपना लंच बॉक्स लेकर आए हैं और उस लंच बॉक्स में उन्होंने जो भी भोजन लाया हो और उस प्रत्येक बच्चा प्रत्येक अलग अलग प्रकार का भोजन लाया होगा, तो उस साथ जो भी बच्चे भोजन लाए होंगे उनके भोजन को उनके खोलो और उसमें जो भी तत्व है, तो उसके अगर बच्चे ने मान लीजिए कोई पालक की सब्जी ला दिया, कोई क्या ला दिया, किसी बच्चे ने पालक की सब्जी लाई है, तो उसको बताइए कि पालक में क्या पाया जाता है। तो पालक जो है उसमें जो है रिच या फिर हाई कि लौह तत्व पाए जाते हैं। पालक में क्या पाए जाते हैं, लौह तत्व पाए जाते हैं, जो क्या करता है, एनीमिया की कमी को दूर करता है। तो अगर कोई बच्चा गाजर की सब्जी लाया तो फिर उस गाजर के बारे में बताना चाहिए कि गाजर में क्या पाया जाता है, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों को रतौंधी से बताता है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सबसे सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22, रश्मि को सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय विभिन्न चरणों क्रम में, यानी कि जो विभिन्न चरण दिए गए हैं उनको क्या करे, क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। प्रश्न लिखना, यानी कि कौन कौन से हैं, जिसे प्रश्न लिखना, रूपरेखा तैयार करना, ऑप्शन ए होगा कि प्रश्न लिखना, ऑप्शन बी होगा रूपरेखा तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना और ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो कौन सा जो है सही क्रम होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो किसी चीज़ की हम क्या करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे।
उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो हम उसका ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। कोई भी चीज़ रूपरेखा तैयार किए और उसका हम ब्लूप्रिंट बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नों को लिखेंगे। प्रश्नों को लिखेंगे और प्रश्न लिखने के बाद से हम क्या करेंगे, तो उन प्रश्नों का हम संपादन कर देंगे। प्रश्नों का क्या करेंगे, संपादन कर देंगे। ये हमारा क्या होता है, क्रम होता है। सबसे पहले हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लेंगे, फिर प्रश्नों को लिख लेंगे और फिर क्या कर देंगे, अंतिम में प्रश्नों का संपादन कर देंगे। हरप्रीत, प्रश्न संख्या 23, हरप्रीत अपने विद्यार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव क्या हो सकता है। हरप्रीत जो है शिक्षिका हैं, अपने विद्यार्थियों को यह सुझाव देना चाहती हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान किस तरह से दे सकता है, इसके लिए क्या बेहतर सबसे सुझाव हो सकता है। तो आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, ऑप्शन बी कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें। ऑप्शन सी कह रहा है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी व्यक्तिगत वाहनों के इंजन की नियमित जांच करें। कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए देखते हैं कि आने जाने के लिए हम क्या करें, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे बेहतर सुझाव होगा। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, यानी कि कक्षा 5 के जो विद्यार्थी उनमें क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा कि बच्चे जानने के लिए और उत्सुक हों, और ज़्यादा जो है क्या करें, चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक हो जाएं, ललायित हो जाएं। उसके लिए क्या सबसे प्रभावी तरीका होगा, अधिक हस्तपरक, यानी कि हाथ से करवाकर, जो भी काम हाथ से करवाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हस्तपरक। अनुभव, यानी कि हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना। ऑप्शन सी अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करना, या गहन जांच पर कल्पनात्मक प्रश्न पूछना। यानी कि कक्षा 5 में बच्चों में अगर जिज्ञासा उत्पन्न करना है तो सबसे प्रभावी तरीका होगा कि गहन जांच और परख तथा कल्पनात्मक, यानी कि उनमें जो है कल्पनात्मक प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे क्या होंगे, सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होंगे चीज़ों को जानने के लिए। प्रश्न संख्या 25, एक महीने के लिए बिजली ना हो, यानी कि मान लीजिए कि अगर एक महीने के लिए आपके गांव में क्या बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, यानी कि इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है कि अगर आपके मान लीजिए आपके गांव में एक महीने बिजली ना आए तो फिर क्या होगा। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाएंगे, या फिर बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, या सी शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतन कौशल का विकास करना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। इसमें क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन सी कि शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतन कौशल का विकास करना, ये हमारा सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अगर बच्चे की अगर एक महीना तक बिजली ना आए तो बच्चे क्या करेंगे, बिजली की उसकी गुण के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके लाभ के बारे में बताएंगे, और बिजली नहीं है उसकी हानियों के बारे में भी बता सकते हैं, और बिजली के महत्व के बारे में भी उनको जानकारी होगी। तो इसीलिए ऑप्शन सी क्या होगा, शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतन कौशल का विकास करना। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। कक्षा 5 में जो है पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ में सर्वेक्षण और फिर लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस पर, तो लेखन का मुख्य उद्देश्य, लेखन और सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षकों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। ऑप्शन सी विषय की आधारभूत धारणा और सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को भारी कौशल में सुधार करना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वो चीज़ों को खोजें और फिर क्या कर सकें, सीखें। प्रश्न संख्या 27,
वृक्ष संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। इनकी गुंजन क्या है? शिक्षिकाएं। और वो क्या करती हैं? वृक्ष संरक्षण की आवश्यकता के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना चाहती हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटी करवाएंगी या फिर कौन सी क्रियाकलाप का आयोजन करेंगी? आते हैं ऑप्शन ए, देखते हैं ऑप्शन ए है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी क्या करें? देखभाल करें। ऑप्शन बी है वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। ऑप्शन सी वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आकलन करना। या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? कौन सा क्रियाकलाप जो है आयोजन करेंगी? तो उनको संवेदनशील बनाने के लिए क्या करेंगी? वो जो है ऑप्शन डी कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाएंगी और बताएंगी कि अगर इस तरह वृक्ष कटते रहे तो हमारा पर्यावरण क्या होगा? सुरक्षित नहीं रहेगा, संकट में आ जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, यानी कि पाठ का नाम क्या है कि यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रसारित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंध अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को प्रकरण पाठ कौन सा पढ़ाना है कि यदि यह समाप्त हो जाए, और शीला क्या करती हैं? यह पाठ पढ़ाती हैं और इस बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए क्या करती है? एक टेस्ट लेती हैं, एक परीक्षण लेती हैं और कहती हैं वह जानकर उस टेस्ट को लेने के बाद वह आश्चर्य में आ जाती हैं कि बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी क्या हैं, इस अवधारणा को समझ ही नहीं पाए हैं। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन ए है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं करा। ऑप्शन बी शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ऑप्शन सी यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। या फिर ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। इसमें क्या है? ऑप्शन ए सही, एकदम सही आंसर है क्या कि उसने प्रकरण को, यानी कि शीला जो है, शिक्षिका जो है, इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति, सही मैथडोलॉजी का क्या करी हैं? प्रयोग नहीं करी हैं। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे जो है इस टेस्ट को समझ ही नहीं पाए, इस पाठ को समझ ही नहीं पाए। तो ये थी आज की हमारी क्लास और आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।